नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। अवंतीपुरा लिए चलते हैं आपको, जहां पर मुठभेड़ लगातार खत्म हो चुकी है और मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी ढेर हो गया है। 2 नवंबर को शामिल हुआ था आतंकी संगठन में। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए अवंतीपुरा से देखने को मिल रही है, जहां पर कश्मीर संभाग के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन खत्म हो चुकी। और इस ऑपरेशन को पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है और आतंकियों के मारे जाने की भी खबर यहां पर सामने आई है। लेकिन फिलहाल अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस को इनपुट मिले थे कि बारागाम इलाके के अंदर आतंकी मौजूद हैं और इसी के आधार पर पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की तलाशी शुरू कर दी। अभियान वहां पर चला दिया गया, जिसके बाद पूरी तरह से सख्त पहरा होते हुए यहां आप देखिए किस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। इस वक्त एनकाउंटर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि आतंकियों को कई बार आत्मसमर्पण करने की भी बात यहां पर रखी गई है कि आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, जिसे आतंकियों के अनुसार यहां पर आप देखिए आत्म जो समर्पण है वो नहीं हुआ और उसके बाद पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त अवंतीपुरा से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन खत्म हो चुकी है और मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी ढेर हो गया है और 2 नवंबर को यह आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। लगातार सुरक्षा बल जिस तरह से तलाशी अभियान जारी रखे हुए थे और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस पूरी घटना को यहां पर अंजाम दिया गया है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जिस तरह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इससे पहले भी डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि आतंकियों की नकेलें एक-एक यहां पर कसी जा रही हैं और आगे आने वाले समय में भी अच्छे से अंजाम इन्हें यहां भुगतना पड़ेगा। और मुकम्मल तरीके से अब आप देखिए ग्राउंड पर किस तरह से सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अवंतीपुरा इलाका पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन भी वहां पर चलाया गया। तलाशी अभियान के बाद ही इस पूरी घटना को अंजाम यहां पर दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। शेख कौसर हमारे साथ अवंतीपुरा से जुड़ चुके हैं। कौसर, ये बताइए, जिस तरह से अब एनकाउंटर वहां पर खत्म हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो बारगाम अवंतीपोरा में सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था। बताया जा रहा है कि सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि बारगाम इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद पूरे इलाके को मुहासरा में ले लिया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। तो तलाशी के दौरान जो मिलिटेंट वहां पे छुपा हुआ है उसने सिक्योरिटी फोर्सेस पे अंधाधुंध फायरिंग की, जो कि एनकाउंटर में तब्दील हुआ। उसके बाद मिलिटेंट भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको घेरे में ले लिया और मार गिराया। उसके बाद पूरे 4 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया गया और बताया जा रहा है कि ये जो मिलिटेंट है, ये मुकामी मिलिटेंट है, आबादी वाला एरिया था, वो घर में छुपा था। उसको भी वहां पे जो मुकामी बाशिंदा थे उनको सेफली तरीके से निकाला गया था और जो आसपास यहाँ के लोग भी थे उनको भी सेफली तरीके से निकाला गया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक मिलिटेंट जो मुकामी है बताया जा रहा है, उसका नाम समीर दांत्रे है। जो कितने आतंकियों की वहां पर मौजूदगी की आशंका थी? जी, बताया जा रहा था कि मजीद मिलिटेंट छुपे हो सकते थे, लेकिन बराबर 4 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। बड़े पैमाने पे तलाशी ली गई थी, लेकिन लास्ट में यही एक मिलिटेंट वहां पे छुपा हुआ था। चलिए कौसर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शेख कौसर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अवंतीपुरा से अपडेट कर रहे थे कि लगातार एक आतंकवादी की ही यहां पर मौजूदगी थी और उसे ढेर कर दिया गया है। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को यहां पर हाथ लगती हुई और साथ ही ये भी देखिए कि तलाशी अभियान किस तरह से यहां पर जारी रखा गया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर से भी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर पीडीपी के हवाले से ये बड़ी खबर है, जिसे पूरी तरह आप देखिए पीडीपी के युवा सम्मेलन को सरकार ने अनुमति नहीं दी है और प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर इन्हें इजाजत नहीं दी है और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से नजरबंद कर दिया गया है। और लगातार बड़ी खबर श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जगहों पर भी जाना था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए इजाजत नहीं मिली है। पीडीपी के युवा सम्मेलन को यहां सरकार ने अनुमति नहीं दी है और पीडीपी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा युवाओं को लेकर ही बुलाया गया है और पूरी तरह से महबूबा मुफ्ती जिस तरह से बिखरती हुई पार्टी को संभालती हुई नजर आई थी, उन्होंने सबसे पहले यहां युवाओं को ही आगे रखने की बात कही, युवाओं को मौका देने की बात कही। लेकिन आज जिस तरह से पीडीपी के युवा सम्मेलन को सरकार ने अनुमति नहीं दी है, तो कहीं न कहीं सवालिया निशान महबूबा मुफ्ती की तरफ से लगाए जा रहे हैं और प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर इजाजत नहीं दी है कि कोरोना यहां पर फैल सकता है। जिस तरह से कोरोना दस्तक दे रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए अब यहां पर इजाजत नहीं दी गई है। तो पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद एक बार फिर से कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती हर बार यहां पर आरोप लगाती हुई नजर आती हैं कि अगर किसी भी शख्स से मिलने जाना है तो नजरबंद कर दिया जाता है, गेट पर सील लग जाती है, ताला लगा दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से आज महबूबा मुफ्ती को यहां पर नजरबंद कर दिया गया है। लेकिन अब जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पीडीपी की तरफ से जो सम्मेलन रखा गया था, क्या उस
पर अब मंथन होगा या बातचीत होगी, किस तरह से होगी, ये जान लेते हैं। सैयद तजम्मुल हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आती हैं कि जब भी वो किसी जनता से रूबरू होने की कोशिश करती हैं या फिर आम लोगों के मुद्दों को उठाने की कोशिश करती हैं तो उनकी आवाज को बंद कराया जाता है, कोशिश की जाती है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ सम्मेलन था और सरकार की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। तजम्मुल, चलिए तजम्मुल के साथ तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रूफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूफ, इसी खबर पर आपकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से सम्मेलन वहां पर रखा गया था? देखिए, आज पीडीपी ने यूथ कन्वेंशन बुलाया था और पूरी वादी से जो उनके यूथ पार्टी में है उनको बुलाया गया था महबूबा मुफ्ती की रिहाइश गाह पे गुपकार में। और जिस तरह पीडीपी लीडरान बात करें या महबूबा मुफ्ती ने अभी मीडिया के सामने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। कल शाम तक उन्होंने तैयारियां की थी और कल शाम तक तो उन्हें ये पता नहीं था कि ये जो इजलास होने वाला है, ये जो जलसा होने वाला है, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। और आज सुबह ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिविजनल इंतजामिया है या श्रीनगर की जो इंतजामिया, उन्होंने एक ऑर्डरनामा जारी किया है जिसमें लिखा गया था कि ये जो यूथ कन्वेंशन है पीडीपी का, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि कोविड-19 के हवाले से, कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये यूथ कन्वेंशन नहीं हो सकता है। और जो भी लोग इस जलसे के लिए आ रहे थे पीडीपी के, उनको अलाउ नहीं किया गया है। और जो महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह की तरफ रास्ते हैं उसको बंद रखे गए हैं। महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद रखा गया है, अगर जो वहां पे इंतजाम पूरी तरह उन्होंने कल शाम तक किए थे, मगर आज सुबह किसी को उनकी रिहाइशगाह की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई है। अब पीडीपी ने कई जगह पे एहतजाज किया है। एहतजाज वो कर रहे हैं कि क्यों पीडीपी के साथ ही ऐसा हो रहा है, जब भी पीडीपी कोई जलसा करना चाहती है तो क्यों उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है? क्या कोविड-19 जिस तरह से महबूबा मुफ्ती के आए दिन बयान देखने को मिलते हैं, वो केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आती है कि जब भी आम जनता से मिलने की कोशिश होती है, गेट के बाहर ताला लगाया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। यानी कश्मीर के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है। कहीं न कहीं आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आज फिर से महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए आज भी उन्होंने आरोप लगाया कि वो यूथ से मिलना चाहती थी, यूथ से बात करना चाहती थी और आज भी जो है उनके दरवाजे को बंद रखा गया है, वो वहां किसी को अलाउ नहीं किया गया है। और जिस तरह अभी खबरें आ रही है कि मुख्तलिफ इलाकों से जो नौजवान है, जो पार्टी के लीडरान है, वो इस जलसे में शिरकत के लिए आ रहे हैं, तो उनको अलाउ नहीं किया गया है। उनको या तो कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, कई को कहा गया कि आप वापस चले जाओ। महबूबा मुफ्ती खुद नजरबंद है। तो आज भी सवाल महबूबा मुफ्ती ने खड़े किए, क्या पीडीपी के जलसे में ही कोविड-19 एसओपीज या प्रोटोकॉल की बात होती है? बाकी जहां पे भी फंक्शन होती है, सरकारी फंक्शन होती है या बाकी जहां पे भी जलसे जुलूस होते हैं, उनको कैसे अलो किया जाता है? तो पीडीपी पे ये जो पाबंदियां क्यों लगाई जा रही है? तो उन्होंने कहा कि जो सरकार है, मरकजी सरकार है, वो पीडीपी से डरती है, वो पीडीपी के यूथ से डरती है। इस वजह से पीडीपी को इस तरह के प्रोग्राम्स इनेकाद करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है ना तजम्मुल, और बार बार तजम्मुल का ही नाम सामने आ रहा है क्योंकि पहले तजम्मुल को भी जुड़ना था, लेकिन रूफ इस वक्त हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। तो रूफ, सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि आखिर जब युवाओं को बड़ा मुद्दा बनाया गया था पीडीपी की तरफ से, जब पीडीपी बिखरती हुई नजर आई थी, हर एक नेता ने पीडीपी पार्टी से किनारा कर दिया, लेकिन महबूबा मुफ्ती अपनी पार्टी को समेटती हुई नजर आई और युवाओं को सामने रखती हुई नजर आई कि युवाओं के मुद्दों को हल किया जाएगा, युवाओं को लेकर ही काम किया जाएगा। लेकिन आज जब युवाओं के साथ ही संवाद स्थापित करना था तो कहीं ना कहीं इजाजत नहीं मिली है। देखिए आशा, अगर कल तक की हम बात करें, देखिए कल भी कोविड-19 था, इससे पहले भी कोविड-19 था, एसओपीज और गाइडलाइंस थी, तो कल भी जलसे हुए। मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं उन्होंने कल भी जलसे किए। उमर अब्दुल्ला कल बारामूला में थे, उन्होंने भी जलसा, वहां पे जलसा किया। आज उमर अब्दुल्ला अनंतनाग गए हैं, डाक बंगला अनंतनाग में उनका अभी जलसा चल रहा है। तो ये सवाल है कि क्यों पीडीपी पे ही पाबंदी है, क्यों पीडीपी को अलाउ नहीं किया जा रहा है? क्या कोविड-19 सिर्फ, जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने कहा, क्या कोविड-19 के जो एसओपीज और गाइडलाइंस सिर्फ पीडीपी के लिए है? तो कहीं ना कहीं ये सवाल है, जो अब आम लोग भी ये सवाल कर रहे हैं, जो पीडीपी से वाबस्ता लोग हैं, वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि जब भी पीडीपी कोई जलसा करना चाहती है, कहीं ना कहीं या तो महबूबा मुफ्ती को नजरबंद रखा जाता है या उस वेन्यू की तरफ नहीं जाने दिया जाता है। क्योंकि आज भी जो पीडीपी ऑफिस है उसको बंद कर दिया गया है, वहां पे उस ऑफिस को सील कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले के हवाले से पीडीपी वर्करान में, लीडरान में नाराजगी है, जो उन्होंने प्रोटेस्ट करके अपनी नाराजगी का इजहार किया है कि जो सरकार है, मरकजी सरकार, वो पीडीपी से डरती है,
पीडीपी को इकट्ठा होने नहीं दे रही है। आपने जैसे जब बिखर रही थी तो अब जहां समेटने की बात आ रही है, महबूबा मुफ्ती ने जब फिर से पार्टी को एक लाइन पे खड़ा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरह की पाबंदियां लगा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रूफ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सईद रूफ हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पीडीपी लगातार यहां पर सम्मेलन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन्हें रोक दिया गया है, इजाजत नहीं दी गई है, जिसकी वजह से पीडीपी के नेताओं के अंदर काफी रोष देखा जा रहा है और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, सांबा लिए चलते हैं आपको, क्योंकि सांबा से आपको दिखा देते हैं कि कोरोना की अपडेट किस तरह से सामने आ रही है। क्योंकि जिला सांबा में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और जिले में यहां कोरोना के नए मामले सामने आ गए हैं। तेली बस्ती और रडमा में भी यहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं और इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर कोविड का पूरी तरह से एक बार फिर मामले जो है वो देखने को मिले हैं, कहर देखने को मिला है और जिले में अब कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें तेली बस्ती इलाका है, रडमा इलाका है, जहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। लेकिन यहां एसओपीज का पालन करना कितना जरूरी था, बार बार आम जनता से अपील की जा रही थी कि अपना योगदान यहां पर दीजिए, प्रशासन के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी था। लेकिन कहीं न कहीं बाजारों में उमड़ी हुई भीड़ जो है वो अब कोरोना को दस्तक देती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से जिला सांबा के अंदर से कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने की कोशिश की है और अब देखना यह होगा कि किस तरह अब प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर रहेगा, क्योंकि इससे पहले प्रशासन हरकत में आया था और बाहर से जितने भी लोग यहां पर पहुंच रहे थे अपनी ट्रेवल हिस्ट्री ना छुपाएं, उसको मद्देनजर रखते हुए कार्यवाही की जाएगी, इस तरह से प्रशासन हरकत में आया था। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं, तो अब किस तरह यहां पर कदम उठाए जाएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि जिला सांबा के अंदर से एक बार फिर से कोरोना की दस्तक जो है वो देखने को मिली है। लेकिन इस पर कार्यवाही किस तरह से की जा रही है प्रशासन की तरफ से, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां आम जनता से बार बार अपील भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई काम नहीं होता हुआ नजर आया तो एक सवालिया निशान जरूर बनता हुआ नजर आया कि आखिर कहां पर चूक रह गई है, किस तरह से आम जनता यहां एसओपीज का पालन करती हुई नजर नहीं आ रही है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है सांबा जिले के अंदर, क्या कुछ काम कर रहा है प्रशासन? देखिए, जिस तरह से लगातार जम्मू में भी आपने देखा कि अलग अलग इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसके चलते सांबा में भी अब एक बार फिर से ऐसा लगता है कि कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। वहीं सांबा जिला में अब 2 नए जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है ये बनाए गए हैं, एक बड़ी ब्राह्मणा का तेली बस्ती इलाका और दूसरा रामगढ़ सेक्टर का गांव रडमा। यहाँ पर भी कुछ केसेज जो वो कोविड के सामने आए हैं, उसी के दौरान प्रशासन ने एहतियातन तौर पर इन दोनों इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। यहाँ पर पाबंदियां लागू कर दी गई, लेकिन सवाल आखिर यही है कि आखिर कब लोगों की जो मेंटालिटी है उसे वो बदलेगी, यानी सोच नहीं बदल पा रहे लोग और लोगों को शायद ये भूल चुका है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी भी थी। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह एक तरफ ओमिक्रॉन को लेकर बात कर रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है, दूसरी तरफ कोविड के केसेस पे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। आपको बताते चले कि जो इसमें प्रक्रिया लगातार माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की जाती है, उसमें कुछ तब्दीलियां जो बाहर देखने को मिल रही हैं। पहले कुछ ज्यादा केसेस जब सामने आते थे तो उसके बाद ही इन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता था, लेकिन अब 1 या 2 केसेस अगर आते हैं किसी इलाके से तो पूरी तरह से पूरा इलाका जो है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि अगर एक केस बाहर से सामने आया तो हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक केस आने के बाद पूरा इलाका जो वो सफर कर रहा है। तो इसी को देखते हुए ये लोगों को समझना होगा कि हमें प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो करना है, हमें जितने भी गाइडलाइंस उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन देखना यह है कि जिस तरह से पहले कुछ दिन देखा कि 2 से 3 मामले जो बचे हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये संख्या बढ़ना शुरू। लेकिन ऋषि, यहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन अगर बनाए गए हैं तो वहां पर सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध कराई जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, नोडल ऑफिसर्स की तैनाती वहां पर कर दी गई है और जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है और वहां उस इलाके का पर्टिकुलर जो व्यक्ति होगा वो भी बाहर नहीं जा सकता। तो अगर यहाँ पर इमरजेंसी सेवाओं की जरूरत है तो वहां पर जो नोडल ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं वो अपने टीमों को पूरी तरह से वहां पर जो वो तैनात किए हुए हैं और लोगों के साथ पूरा रास्ता उनका बना हुआ है। अगर किसी इमरजेंसी सेवा की जरूरत है तो वो नोडल ऑफिसर के साथ जो वो टाई अप करेंगे। पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं और खासतौर पर वहां पर ट्रेसिंग जो की जाएगी, यहाँ सैंपलिंग प्रोसेस को बड़े स्तर पर शुरू किया जाएगा। यानी सहयोग देना बहुत जरूरी रहेगा आम जनता का, क्योंकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन अगर बनाए गए हैं तो आम जनता की भलाई के लिए बनाए गए हैं और अगर कोरोना के केसेस कम होते हैं तो जाहिर तरीके से माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी यहां पर कम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए ऋषि। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से जिला सांबा के अंदर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, चाहे 1 या 2 मामला भी सामने आ रहा है वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं और सुविधाएं भी उपलब्ध
कराई गई हैं, ट्रेसिंग वहां पर हो रही है, सैंपलिंग भी हो रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से भी आपको दिखा देंगे कि किस तरह से अपडेट देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वहां पर अपनी कवायद को तेज किए हुए है। पहाड़ियों को भाजपा के साथ जोड़ने के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कवायद तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष एक सप्ताह तक पुंछ राजौरी में यहां कैंप करेंगे और जगह जगह पर रविंद्र रैना यहां पहाड़ियों का सम्मेलन भी करेंगे, यानी पहाड़ियों के साथ मुलाकात होगी। पहाड़ियों को लुभाने की भी एक कवायद जो है वो यहां पर जारी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार दौरे का सिलसिला जारी रखा गया है जिला राजौरी के अंदर और पहाड़ियों को भाजपा से जोड़ने के लिए अब कवायद तेज कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष एक सप्ताह तक राजौरी पुंछ में ही यहां पर दौरा करेंगे और आम जनता को भी संबोधित करेंगे। जगह जगह पर रविंद्र रैना यहां पहाड़ियों को लेकर पूरी तरह से बातचीत सामने रखेंगे, उनसे संवाद भी स्थापित करेंगे। आम जनता की समस्याओं को सुनने की कोशिश होगी। ग्राउंड पर उतरकर आम जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की यहां पर एक कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि 2022 में अगर चुनाव होते हैं तो जाहिर तरीके से एक बड़ा आयाम यहां स्थापित करना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी कमान जो है वो यहां अब संभाली हुई है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रैली पर रैली की जा रही है और लगातार दौरे का सिलसिला भी देखा जा रहा है, क्या कुछ रहने वाला है वहां पर खास? जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर ये कहें कि भाजपा ने खिताब पीर पंचाल खास करके राजौरी पुंछ की बात करें, यहां अपने कदम पूरी तरह बिखारने की सिलसिला शुरू कर दिया है। इस वक्त हम आपको ये मंदिर दिखाते हैं। ये वो मंदिर है जिस इलाके में कभी भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं होता था और इस इलाके से कभी भाजपा को एक वोट तक मतलब उसके लिए भी भाजपा तरसती थी। मगर ये पहला मौका होगा इस दरहाल इलाके में जहां आज रविंद्र रैना पहुंचे और हजारों की तादाद में लोग पहले इनका वेलकम करने के लिए पहुंचे हुए। जो पीछे का ये मंजर दिखाता हूं मैं कि पहली बार ऐसा मौका होगा कि इतनी बड़ी रैली जो रविंद्र रैना का वेलकम करने के लिए पहुंची। उसकी सबसे बड़ी वजह गुरुजी ये बता सकते हैं हम कि क्योंकि भाजपा की तरफ से पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की जो बात कही जा रही है उसके बाद ये वेलकम इनका देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं दरहाल इलाका, यहां कभी बीजेपी का एक झंडा तक नजर नहीं आता था, मगर ये पहला मौका होगा तारीख में कि इतनी बड़ी रैली और इतने लोग पहुंचे हैं रास्ते में इनका वेलकम करने के लिए। पीछे का मंदिर पहले ये दिखाते हैं हम आपको कि हमारे साथ कुछ लोग, हम पहले इनसे बात कर लेते हैं गुरुजी। पहली बार ऐसा मौका होगा भाजपा का इतना वेलकम करने के लिए लोग पहुंचे, कारण देखिए भारतीय जनता पार्टी का यहां से जो लोगों ने हमें मलिक साहब को जितवा के जब उस कमल के फूल पर भेजा था तब से दरहाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है बहुत बड़ी थी। और दूसरी बात, आज जो रविंद्र रैना जी आ रहे हैं तो आपको ये पता है कि इन दिनों में पहाड़ियों के लिए जब अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दी थी और उस स्टेटमेंट के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में जिस जिस खित्ते में पहाड़ी रहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप हमें एसटी स्टेटस दो, हम झोलियां भर भर के आपको वोट देंगे। इसलिए आज ये जो करिश्मा आप राजौरी से देखते हुए आ रहे हैं और उसके ऊपर आज ये नजारा आपके सामने। जी देख रहे होंगे आपके तीन लोगों ने पहाड़ी पग्गे आज पहने आपको। जमशेद, क्या लगता है कि जिस तरह से अमित शाह ने ये बड़ा बयान सामने रखा था उसके बाद ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहां पहुंचते हैं, महबूबा मुफ्ती वहां पर पहुंचती हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग वहां पर पहुंचते हैं, यानी आम जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है जहां पर सीधे तौर पर गेंद जो है वो भाजपा के पाले में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे पहले भाजपा की तरफ से ही ये बात सामने रखी गई थी कि एसटी का दर्जा पहाड़ियों को दिया जाएगा। जी गुरु जी बिल्कुल। अगर ये कहें कि राजौरी पुंछ इन दिनों सियासत का सेंटर बना हुआ है, जहां सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ने टूर किया, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने, फिर गुलाम नबी आजाद ने और आज रविंद्र रैना का टूर शुरू हो रहा है और आज से ही अल्ताफ बुखारी का टूर भी शुरू हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का दौरा भी राजौरी पुंछ में शुरू होने वाला है। ये मंदिर जो मैं बता रहा हूं कि ये वो तारीख का पहला मंदिर होगा राजौरी पुंछ के अंदर जब भाजपा का इतना बड़ा वेलकम इस इलाके में किया गया, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही रह रही है इस वक्त खिताब पीर पंजाल खास करके राजौरी पुंछ की बात करें, यहां पहाड़ी स्टेटस की बात जो लेकर सामने आई, जिसके लिए भाजपा ने यह कहा कि वो एसटी का दर्जा पहाड़ी लोगों को देगी और उसके बाद पहाड़ी लोगों की एक बड़ी तादाद आप देख सकते होंगे इनका वेलकम करने के लिए पहुंची हुई है। ये वो खेल है इस वक्त जो खत्ते पीर पंचाल में चला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब भी सियासी खेल जो है वो जिला राजौरी और पुंछ के अंदर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर अभी रिपोर्ट गई हो या नहीं गई हो, लेकिन उससे पहले सियासी घमासान शुरू हो चुका है, कुछ ऐसा।
जी गुरु जी बिल्कुल, यहाँ पे सियासी घमासान में सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो है पहाड़ियों की, क्योंकि पहाड़ियों के नाम पर यहाँ हर इलेक्शन में हम देखते थे पहाड़ी और गुज्जर के नाम पर सियासत होती थी, मगर इस बार भाजपा ने पहाड़ियों लोगों के साथ जो वादा किया कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा और उसके बाद बड़ी तादाद में लोग भाजपा का वेलकम करने के लिए पहुंचे। आज जो यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है गुरु जी, ये पहला मौका होगा कि रविंदर रैना इस इलाके में आए, लगभग 1000 के करीब इनके काफिले के साथ गाड़ियां जो इनका वेलकम करने पहुंची थी, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा पहाड़ी लोग बसते हैं। हालांकि खाली दराल के नहीं, इसके कई दूर दराज इलाके, चाहे राजौरी की बात करें, मंजाकोट की या दूर थाना मंडी की, इन इलाकों की बात करें, यहां से भी बड़ी तादाद में पहाड़ी लोग इस दराल का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यही है कि ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनको पहाड़ी का दर्जा, लेकिन जमशेद यहाँ पर राजौरी और पुंछ से यह भी देखने को मिला था कि भारतीय जनता पार्टी के ही नुमाइंदों ने बहुत काम वहां पर करवाया, लेकिन जब समय आया तो पीडीपी को वोट डाला गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला गया। क्या इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? गुरु जी नहीं, एक बात इस पर जो भाजपा की तरफ से की जा रही है कि पहाड़ी लोगों को अपनी तरफ ला, अगर पहाड़ी का दर्जा, पहाड़ियों को एसटी का की तरफ से दिया जाता है तो उसका फायदा भाजपा को बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 7 सीटें हैं राजौरी पुंछ की जिन पर यह इलेक्शन होते हैं और इनमें पहाड़ी कम्युनिटी के भी बड़े लोग शामिल हैं। अगर एसटी का दर्जा पहाड़ी को बीजेपी की तरफ से दिया जाता है तो कई दिग्गज नेता जो अलग पार्टियों में है वो भाजपा में शामिल होंगे, इसका पहले ही इशारा दे चुके हैं कई लीडर बड़े बड़े। इसमें अगर हम बात करें डीडीसी इलेक्शन में कई लोग जो जीत कर आए हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर एसटी का दर्जा दिया जाता तो वो लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कोई दोराहे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से, पीडीपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। जी गुरु जी, अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो फिर इस रथ को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बाकी पार्टियों के लिए। इसीलिए सभी पार्टियों का इस वक्त जो टूर है वो राजौरी पुंछ बना हुआ है, जहां हर दिन एक नया लीडर आ रहा है। क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूं कि रविंदर रैना का इतना बड़ा वेलकम राजौरी के अंदर पहली बार तारीख में हुआ होगा, वो भी खास करके इस इलाके में जहां 100% मुस्लिम आबादी रहती है, और उसके बावजूद यहां 100% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी हजारों की तादाद में सिर्फ गाड़ियां इनका वेलकम करने पहुंची थी और बड़ी संख्या में राजौरी के लोग ये कहा जा सकता है कि अगर एसटी का दर्जा यहां पहाड़ियों को दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर ये काम होता है तो गेम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगी, कुछ ऐसा? जी गुरु जी बिल्कुल, गेम अगर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा भाजपा दे देती है तो गेम उनके पाले में पूरी तरह आ जाएगी। जिस तरह मैं बता भी रहा हूं कि कई बड़े लीडर जो अलग अलग पार्टियों में हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो, एनसी में हो या और पार्टियों में, वो लोग भी भाजपा का दामन थामने को तैयार हैं सिर्फ इसी को लेके कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये पहाड़ी पिछले 70 साल से इसकी मांग करते आ रहे हैं। मगर इस बार जब होम मिनिस्टर का दौरा जम्मू कश्मीर था तो जम्मू में उन्होंने जब ये बात कही थी कि क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में पहाड़ी चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद ये मुहिम काफी तेज हुई और उसी तेज मुहिम को लेके आप ये मंजर आज देख सकते हैं। जिस तरह मैं बता भी रहा हूं, ये पूरा इलाका जो पीछे वाला है कि दूर दूर इसके नजारे में आपको दिखा रहा हूं जहां रविंदर रैना का अभी तक ये काफिला निकला। मगर अगर ये पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो ये गेम पूरी तरह बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे राजौरी से, जो बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पाले में ये गेंद जा सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी एससी का दर्जा पहाड़ियों को देती है, क्योंकि ऐलान तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, और साथ में यहां बड़ी बात देखने वाली यह है कि केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर आम जनता साथ देती है तो जाहिर तरीके से गेंद जो है वो यहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाती हुई नजर आएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अलग अलग पार्टियों के नेता भी अब कहीं ना कहीं आम जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए दाव पैच किस तरह से लड़ाने की कोशिश हो रही है। इससे पहले भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे, महबूबा मुफ्ती भी पहुंची और साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद भी पहुंचे थे, और आज के बाद कुछ समय के बाद ही यहां पर दोबारा से रैलियों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लेकिन देखना यह होगा कि आम जनता का क्या कुछ फैसला रहेगा। आगे बढ़ जाएंगे। मड़ ब्लॉक के सब्जी उत्पादकों ने यहां सरकार से उनकी सब्जी के दाम निर्धारित करने की मांग कर दी, और इन लोगों का आरोप है कि कड़ी मेहनत के बाद जब वो अपनी फसल को तैयार करते हैं तो मंडी में उन्हें वाजिब दाम नहीं मिलते, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने उपराज्यपाल से उनके उत्पादन की खरीद के लिए ठोस नीति बनाने की भी मांग की। मतलब देखो, जब सीजन स्टार्ट होता है ना जमींदार का, तो ये है मुझे कुछ नहीं मिलता इसका रेट। अब वो अब हमारा सीजन स्टार्ट होने वाला है, इसके पीछे आप देखो 1 महीना पहले आप चले जाओ, सब्जी का रेट जो है हर एक सब्जी का रेट जो कितना दुगना है। अब जो हमारा सब्जी का दिन दिन अब नीचे आ रहा है, तो अब देखो जमींदार क्या करेगा। लेबर इतनी है कि हमें जो हमारे पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। हमारा जो सारा बेनिफिट है वो
कुछ आड़ती ले जाते हैं, कुछ दुकानदार ले जाते हैं, तो हमें इसका कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता। ये तो हम ऐसे एक दूसरे का देख के हम ये लगाते चलो ठीक है, चलो कुछ खाने के लिए गर्मी हो जाती है, कुछ जो बच जाएगा चलो मंडी में भेजेंगे, लेकिन अब मंडी की आप हालत देखो तो हमारा खर्चा नहीं पूरा होता। करेंगे यही अपील करेंगे उनकी कम से कम जिम्मेदार की जो कम से कम हमारे रेट जो है जो कुछ रीजनेबल होने चाहिए, मतलब ये नहीं जो हमारे रेट हैं जो फिक्स होने चाहिए कि यहाँ जी इस रेट के ऊपर हमें बिकनेगी। हमें अगर ये 10 रुपये बाजार में या 5 रुपये चीज मिलती है, दुकानदार अगर 30 रुपये बेचता है, तो उसका देखो बेनिफिट सारा वो दुकानदार ले जाता है, जब आरती ले जाते हैं हमें तो कुछ नहीं मिलता इसका। हम यही अपील करेंगे उनसे कि कम से कम इनके ऊपर थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। मतलब चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।